तो एक खास पैनल इस बजट का मतलब क्या है सरल शब्दों में आपको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है। क्या कुछ उम्मीद इस बजट से की जानी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मनोज गेरोला सर जुड़ रहे हैं, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ मोहन गुरुस्वामी जी जुड़ रहे हैं, आप पूर्व सलाहकार हैं वित्त मंत्रालय के। साथ ही साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जो इस वक्त संसद भवन के बाहर मौजूद है, राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद है, जहां से वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मोहन गुरुस्वामी सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है, अंतरिम बजट है। इससे पहले हमने देखा कई अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान पिछली सरकारों ने किए हैं। आप किस तरीके की उम्मीद करते हैं आज के इस बजट भाषण से? देखिए, अंतरिम बजट का मतलब ये होता है कि अगले 3 महीने जो मई में अगर चुनाव होने वाले हैं उस वक्त तक गवर्नमेंट का कामकाज चलाने के लिए जो बजट है उसमें जो भी कह सकते हैं आप कह सकते हैं। अगर आप चुनाव नहीं जीतेंगे तो जो कहेंगे तो वो बात रह जाएगी अधूरी, नई सरकार आके अपनी बजट लाएगी जी। तो मैं इसमें कोई ज़्यादा अभी इस वक्त अहमियत नहीं देता, मगर अनाउंस कर सकते हैं कि हम जॉब्स का स्कीम बड़ा हो जाएगा, कोई जी एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो सकता है। ये अभी क्योंकि चुनाव का माहौल है और कहेंगे कि अब हम मंदिर बना दिए, अब आपको नौकरी लगा देंगे, तो ऐसी चीज़ हो सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में कुछ मेजर शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है सर, लेकिन हमने देखा 2019 के अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने ऐलान किया था टैक्स के मोर्चे पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000, लेकिन जो एक बड़ा ऐलान था वो किसान सम्मान निधि स्कीम की लॉन्चिंग, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए साल दिए जाएंगे, और उसके बाद वो 2019 से अब तक लगातार चल भी रही है। अभी इस बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया है कि साहब अभी अंतरिम बजट ला रहे हैं, कुछ दिन के बाद पूर्ण बजट भी पेश करेंगे। 400 सीटों का यहां पर वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है और चुनाव से ठीक पहले ये एक माहौल भी है कि एक मैसेज देने की कोशिश भी होगी कि कुछ बड़े ऐलान हो? तो कोशिश तो होगी, इसीलिए इस्तेमाल होगा ये बजट का जो आज जो प्रेजेंटेशन होगा वो इसीलिए इस्तेमाल होगा कि कुछ बड़े ऐलान करेंगे, मगर इस ऐलान में क्या दम है, कितना दम है, हमको अगर सारे आंकड़े मिलने तक पता नहीं चलेगा ना कि रेवेन्यू रेसिप्ट कितना है, एक्सपेंडिचर कितना प्लान कर रहे हैं आप। अब जो बजट का ट्रेंड जो देखते रहे, अब कामकाज के लिए जो खर्चा है उसको चालू रखेंगे। इसके अलावा क्या कर, नए टैक्स तो नहीं डालेंगे, टैक्स रिबेट देंगे तो वो टैक्स रिबेट का जो लॉस होता है, घाटा होता है, वो कहाँ से मेकअप करेंगे, ये अभी तो ज़्यादा बता नहीं सकते ना ये लोग। ठीक है, लेकिन मोहन गुरुस्वामी सर, आपको लगता है कि आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने इस 10 साल का जो पूरा रिकॉर्ड है इसको भी बताने की कोशिश करेंगे, अपने उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेंगे? हाँ, सब ये तो करेंगे, ये तो जायज़ है, ये करेंगे कि पिछले 10 साल में कितना परिवर्तन हुआ, उसको ज़रा आंकड़े जोड़ के ऊपर नीचे करके जी। अब हकीकत की ये बात है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है पिछले 10 साल उसके पहले के 10 साल के हिसाब से काफ़ी घटा हुआ है। ठीक है, पहले उसके पहले की 10 साल में जीडीपी ग्रोथ रेट कम से कम 8% थी, अभी 6% भी नहीं होगी। बिल्कुल, हालांकि कहा जा रहा है कि 2 क्वार्टर से लगातार जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, मैं आऊंगा सर आपके पास, आमिर आपका भी रुख करेंगे, लेकिन मनोज सर, ये 10 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आर्थिक मोर्चे पर, इसको गिनाने की कोशिश जरूर होगी वित्त मंत्री के स्तर पर, चाहे वो किसानों की बात हो, ग्रामीण भारत की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, रोजगार की बात हो। हाँ, देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। ये जो स्पीच होगी मेरे ख्याल से आज की जो ये इंटरिम बजट की जो स्पीच होगी, ये बेसिकली पॉलिटिकल स्पीच होगी। इसमें सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि पिछले 10 साल में इनके अचीवमेंट्स क्या हैं। और वैसे आप देखिएगा कि इंटरिम बजट का मतलब ये होता है कि अगले 3 महीने के लिए, जब तक कि जुलाई के फर्स्ट वीक में बजट आएगा, तब तक का कामकाज चलाने के लिए सरकार के पास पैसा रहे, और उसका ये अप्रूवल होता है। लेकिन हमने देखा जैसे 2019 में था, प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी वेलफेयर स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, जिसमें 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति को उन्होंने दिए थे किसानों को।
तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। और इस समय आज जो हम लोग इंटरिम जो बजट है उसको देखेंगे तो उसमें हम यही देखेंगे कि क्या सरकार फिर से कोई नई वेलफेयर स्कीम का इसमें अनाउंसमेंट करेगी। और जैसे अगर हम देखें तो आज कोई सरकार के पास पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है, बीजेपी का आज की डेट में कोई अपोजिशन नहीं है। और अगर हम शेयर मार्केट को भी देखें या वैसे भी देखें तो लोग ये मान के बैठे हुए ही हैं कि बीजेपी की सरकार ने दोबारा आना ही आना है। और अगर आपने देखा होगा कि जैसे अभी थोड़े टाइम पहले कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर अभी बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि पॉलिटिकली आज उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। बिल्कुल। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, आप संयोजक हैं स्वराज इंडिया के। योगेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। कुछ ही मिनटों के बाद वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। आप किस तरीके की उम्मीद करते हैं आपके आज के बजट से? चुनावी बजट होगा, वेलफेयर बजट होगा, 10 साल का रिकॉर्ड जिस तरीके का रहा है ट्रैक रिकॉर्ड उसको बताने की कोशिश होगी? देखिए, चुनावी बजट होगा, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी सरकार को एक अधिकार होना चाहिए कि वो अपने चुनाव से पहले अपनी उपलब्धि बताए, गिनाए, जनता को विश्वास दिलाए। मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती है। जो दिक्कत मुझे नजर आती है और जो डर मुझे लगता है वो ये है कि पूरा सच नहीं बताया जाएगा। देखिए, ये वोट ऑन अकाउंट है, ये कोई प्रॉपर बजट है नहीं। और ये वोट ऑन अकाउंट की मर्यादा कहती है कि आप इंतजार कीजिए कि मई के महीने में कौन सी सरकार आएगी, उस सरकार को प्रॉपर बजट बनाने का अधिकार होना चाहिए। और वित्त मंत्री ने कहा भी है कि कोई बड़ी बहुत बॉम्बास्टिक घोषणा नहीं होगी, तो बिल्कुल सही बात है, मर्यादा, और मैं इसका सम्मान करता हूं अगर वो इस मर्यादा का पालन करेंगे। हालांकि 2019 में उन्होंने इस मर्यादा का पालन नहीं किया था सरकार ने, और एकदम एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा कर दी जी। चुनाव से सिर्फ 2 महीना पहले कोई बड़ी घोषणा ना हो, वो सही है। जो मैं चाहता हूं वो ये कि देश के सामने पिछले 10 साल का सही हिसाब रखा जाए। लेकिन जैसा मोहन गुरुस्वामी जी कह रहे थे, इस सरकार ने आंकड़ों के साथ ईमानदारी नहीं की है। इकोनॉमिक सर्वे आया नहीं है, हमें उसके बदले में एक रिव्यू दे दी गई है जिसमें आधे अधूरे आंकड़े बताए गए हैं। इस देश में गरीबी को नापने का जो तरीका हुआ करता था, कंजम्पशन सर्वे, NSSO का, उसके आंकड़े प्रकाशित होने से रोक दिए गए हैं, एक को जंक कर दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े ठीक से नहीं मिल रहे हैं। जीडीपी की पुरानी सीरीज को बदल के उसको एक नई सीरीज बना के व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। और कोविड के पैकेज तक का हमारे को ठीक आंकड़ा नहीं मिला था। और सच बात यह है, किसानों की तरफ से बोलूं तो मुझे आज तक नहीं बताया गया कि जो 6 साल में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी, जो 2022 तक दुगनी हो जानी चाहिए थी, उसकी क्या स्थिति है। तो मेरी सबसे बड़ी अपेक्षा ये होगी कि वित्त मंत्री थोड़ा कल योगेंद्र सर, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, कल राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उस अभिभाषण में बताया गया कि एक कृषि मंत्रालय के अधीन संस्था है, उसने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जिसमें 75,000 किसानों का तो जिक्र है जिनकी आय दुगनी हो चुकी है, और दावा यह किया जा रहा है कि 75,000 से ज्यादा किसान हैं जिनकी आय दुगनी हो चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। सरकार का पुराना ये ICAR का एक छोटा सा सर्वे था, उसके आंकड़े हैं। ध्यान रखिए कि अगर सरकार ले दे के इस देश के 14 करोड़ किसान, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा रहा है कि 14 करोड़ किसान इस देश में हैं। अगर सरकार कहती है कि 14 करोड़ में से हमने 14 लाख भी नहीं, 1,40,000 भी नहीं, 75,000 की आमदनी बढ़ाई है, तो वो बाकी 13 करोड़ 99 लाख के बारे में क्या कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है उसके बाद तो जी ना। तो ये आंकड़ों के साथ खेल बंद हो। भारत का एक बहुत बड़ी चीज जो रही थी, हमारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम बहुत अच्छा था, सरकार अच्छा बुरा करती थी, लेकिन उसके आंकड़े सही तरीके से हम मेंटेन करते थे। दुर्भाग्यवश वो नहीं हो रहा है। मेरी उम्मीद तो है कि सच पूरा देश के सामने रखा जाएगा, लेकिन मेरी अपेक्षा, संभावना या आशंका ये है कि आपको अगले 1.5 घंटे लच्छेदार बातें सुनने को मिलेगी। और दुर्भाग्यवश निर्मला सीतारमण जी का रिकॉर्ड रहा है कि उनकी बजट स्पीच और उसी बजट स्पीच के आखिर में टेबल में दिए गए आंकड़ों का कभी मिलान नहीं होता। ऐसी बातें करती हैं जो एक्चुअली उनकी अपनी स्पीच के टेबल में नहीं होती हैं। सर, वैसा न करते तो बहुत बड़ी 2020 का वित्त मंत्री का भाषण लगभग 2.25 घंटे का था। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा है कि भाषण उतना लंबा नहीं होगा, लेकिन मैं आंकड़ों को आपसे समझना चाहूंगा।
सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए साहब 2023 के बजट में जो एग्रीकल्चर एलोकेशन है वो 2014 के मुकाबले 5 गुना बढ़ चुका है। 10 साल का एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड सरकार अपना सौंप रही है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? इसमें दो चतुराई है, एक चतुराई, तीन चतुराई है दरअसल। एक तो ये कि ये नॉमिनल फिगर्स है, मतलब इसमें जो महंगाई होती है उसके हिसाब से कटौती नहीं की गई है। अगर इस आंकड़े के हिसाब से जाएं, इस तकनीक के हिसाब से जाएं, तो पिछले 75 साल में बजट के हर मद में हर सरकार ने हर चीज को बढ़ाया है, क्योंकि इस देश में इन्फ्लेशन है। ये तो एक न्यूनतम, आपको नॉमिनल नहीं रियल फिगर्स देने चाहिए। ये तो अर्थशास्त्र का बिल्कुल कोई बीए का 12वीं कक्षा का विद्यार्थी भी बता देगा कि ये हेराफेरी। दूसरा ये कि कई मद जिनको पहले एग्रीकल्चर बजट में नहीं दिखाया जाता था, एग्रीकल्चर बजट से बाहर दिखाया जाता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है, जो इसमें फसल से पहले की जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है, वो पहले एग्रीकल्चर बजट में नहीं दिखाई जाती थी, दूसरे खाते में दिखाई जाती थी। अब उसको एग्रीकल्चर के खाते में दिखाया जा रहा है, तो ये आंकड़ों की हेराफेरी है। और तीसरा जो एक बड़ी स्कीम सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, किसान सम्मान निधि, उसके कारण जो कुछ भी बदलाव है केवल उसके कारण है। अन्यथा आप देखिए बजट के प्रतिशत के रूप में और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एग्रीकल्चर के एलोकेशन बढ़ा नहीं है, घटा है। एक और आंकड़ा जो सरकार की तरफ से दिया गया है एग्रीकल्चर के मोर्चे पर, योगेंद्र सर, उसमें कहा गया कि 2014 के पहले 10 साल की तुलना में इन 10 सालों में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 2.5 गुना बढ़ गया है, खासकर गेहूं और धान के संदर्भ में संभवतः ये बात कही गई। ये सरासर झूठ है। झूठ इस मायने में फिर वो है कि देखिए गेहूं और चावल के दाम तो बढ़े ही हैं, तो जाहिर है दाम बढ़े हैं। अगर जो पहले गेहूं आपको 25 रुपए में मिलता था, अगर आज वो 40 रुपए में मिल रहा है, तो सरकार इस पे तालियां भी पीट सकती है कि पहले हम 25 रुपए देते थे, 40 दे रहे हैं। महत्वपूर्ण वो नहीं है। फिर आपको अर्थशास्त्र का न्यूनतम जो सिद्धांत है कि आप कीमत की तुलना करते वक्त उसे इन्फ्लेशन से घटाएंगे। तरीका क्या है देखने का? तरीका बड़ा साधारण है कि जब 2004 में यूपीए की सरकार आई और 2014 में उसने छोड़ी, कितने प्रतिशत गेहूं की एमएसपी बढ़ी, कितने प्रतिशत धान की बढ़ी, और इसी तरह से 2014 से 2024 का हिसाब कर लीजिए। ठीक है। और वो मैं आंकड़े आपको दे दूंगा, वो स्पष्ट बताते हैं कि एक फसल को छोड़ के, वो बाजरा है, एक फसल को छोड़ के प्रत्येक फसल में 2004 से 14 के बीच में एमएसपी परसेंटेज ज्यादा बढ़ा और 2024 और 14 से 24 के बीच में कम बढ़ा। ये नहीं कि 2004 से 14 के बीच में जो हुआ वो बहुत शानदार और अच्छा था, मेरे विचार से कम था जी, लेकिन 14 और 24 के बीच में तो उससे कम हुआ है। बिल्कुल मैं चुनौती देके कहता हूं, एक आंकड़े देख लीजिए, परसेंटेज टर्म्स में घटा हुआ है। सर, एग्रीकल्चर के मोर्चे पर इन 10 सालों में वो कौन सी स्कीम है जो आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, होनी चाहिए थी? और क्या किसान सम्मान निधि आपको नजर आती है उस मोर्चे पर? किसान सम्मान निधि एक अच्छी स्कीम है, इसमें कोई संदेह नहीं। अमाउंट बहुत कम है और इसमें 2-3 बेसिक फ्लॉ हैं। सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है कि ये जो सचमुच खेती कर रहा है, जो बटाईदार है, जो ठेके पे खेती कर रहा है, जिसके नाम जमीन नहीं है लेकिन जो सचमुच जमीन में मेहनत भी कर रहा है, खर्चा भी कर रहा है, काम कर रहा है, उसको एक पैसा भी नहीं मिलता। जो शहर में बैठा हुआ बाबू है जिसके नाम पे जमीन गांव की है, पैसा उसको जाता है। सबसे बड़ा स्कीम का। और दूसरा ये कि जैसा आपने देखा होगा, इसमें जितने बेनिफिशियरीज होने चाहिए थे, 14 करोड़ जो सरकार ने कहे थे, उन तक कभी नहीं पहुंचा। एक्चुअली बेनिफिशियरी 6-7 करोड़ के करीब आके रुक गए हैं, लेकिन अपने आप में स्कीम बेहतर है, अमाउंट बढ़ना चाहिए। और दूसरा, मैं इस सरकार को एक चीज का श्रेय देना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक खेती के मामले में इस सरकार ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। अमाउंट अभी भी बहुत कम है, लेकिन भविष्य में ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए जो किया जाना चाहिए, वो आज भी हमारी एग्रीकल्चर का मुश्किल से 1% है, लेकिन वो भविष्य दृष्टा चीज है, वो नहीं है, उसका मैं स्वागत करता हूं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को लेकर सर, क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर बहुत चर्चा होती थी। सरकार ने अपने दस्तावेजों में बताया कि देखिए साहब, जो पीएम फसल बीमा योजना है उसमें किसानों ने प्रीमियम भरा है 30,000 करोड़ और किसानों को जो क्लेम मिला है वो मिला है 1.5 लाख करोड़। आपको लगता है कि ये स्कीम भी काम कर रही है जमीन पर? आपने पहला वाक्य जो बोला वो बिल्कुल ठीक था। ये स्कीम थी दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो अब सरकार ने मान लिया है कि स्कीम फेल हो गई है।
ये कहना कि किसानों ने इतना प्रीमियम दिया और किसानों को इतना मिला, है बेवकूफी का आंकड़ा है। बेवकूफी का इसलिए है कि किसान जो प्रीमियम देता है वो तो टोटल प्रीमियम का बहुत छोटा अमाउंट होता है, सारा प्रीमियम तो सरकार देती है। सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो ये कि इंश्योरेंस कंपनियों की जेब में कुल कितना प्रीमियम आया और इंश्योरेंस कंपनियों ने कुल कितना पेमेंट किया, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को कुल मिला के उनकी जेब में कितना पैसा गया। पिछली बार मैंने वो आंकड़ा देखा था तो वो था कि इंश्योरेंस कंपनियों की जेब में कोई 40-50 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा गया है। ये स्कीम इस लिहाज से भी फेल है कि इस स्कीम के, आपको याद होगा जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि अभी तक केवल 23% किसान कवर होते हैं और आप देखिए 3 साल में हम 50% करेंगे, फिर 100% तक लेके जाएंगे। उसके बाद 23 से बढ़ के 25 हुई, फिर 27 हुई, अगले साल 23 पे आ गई, उसके बाद 18 पे आ गई। और इस वक्त इस स्कीम के अंदर जब ये स्कीम शुरू हुई थी जिसकी प्रधानमंत्री ने आलोचना की थी पुरानी स्कीम, उससे कम किसान कवर होते हैं, उससे कम खेत कवर हो रहे हैं। ये स्कीम पुरानी स्कीम से भी गई गुजरी है, ये बात सरकार मान चुकी है, सरकारी आंकड़ों में है। गुजरात सरकार तक ने इसको छोड़ दिया था स्कीम, राज्य सरकारें हाथ जोड़ के कह रही है भैया माफ करो हमारे को। इससे केवल और केवल इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा हुआ है, किसान को नहीं हुआ। योगेंद्र सर आप बने रहिए हमारे साथ। मोहन गुरुस्वामी जी, इसी मोर्चे पर वेलफेयर, खासकर एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया का जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए गए हैं, इन 10 सालों का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है उसमें बताया गया कि देखिए 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर ला चुके हैं। लगभग 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पक्का मकान मिल चुका है। जो जैम टेक्निक है और जैम स्कीम है उससे लगभग 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकाल दिया गया है और जो जरूरतमंद है उनके खाते में बड़ी रकम पहुंच रही है। आपको लगता है कि वेलफेयर के मोर्चे पर ये जो दावे हैं सरकार के, ये इफेक्टिव हैं? मोहन गुरुस्वामी जी। देखिए, अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात करना चाहते हैं आप तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात कीजिए। कितने नए नहर बनाए, कितने नए दाम बनाए, कितनी ज़्यादा सिंचाई हुई, इसके बारे में बात कीजिए। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आप देते रहेंगे इधर उधर, जो जिसको पहुंचता है वो बड़ा किसान होता है। अब एमएसपी की आप जिक्र कर रहे थे, सारा एमएसपी से 80% सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता है। सारे भारत में कुछ एमएसपी होता नहीं। तो आज सिर्फ पंजाब हरियाणा में किसान है क्या? साउथ में कुछ एमएसपी प्रोक्योरमेंट नहीं होता। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, जहाँ गरीब किसान रहते हैं वहाँ कुछ एमएसपी प्रोक्योरमेंट नहीं होता। बंगाल में नहीं होता, कहीं नहीं होता। तो एमएसपी कहते रहेंगे तो सिर्फ देश में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लिए बजट बना रहे हैं जी। ठीक है। योगेंद्र सर, वेलफेयर के मोर्चे पर जो आंकड़े मैं मोहन गुरुस्वामी सर से शेयर कर रहा था, सरकार बता रही है कि 10 साल में 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक हमने पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया उन परिवारों तक। सरकार कह रही है कि 11 करोड़ ही किसान हैं जिनके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है, डीबीटी, आयुष्मान कार्ड। योगेंद्र सर, मैं आऊंगा मोहन सर आपके पास। योगेंद्र सर, आयुष्मान कार्ड को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ग्रामीण भारत में सरकार बताती है, ये कहते हुए कि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को इलाज मिल चुका है और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। आपको लगता है कि वेलफेयर के मोर्चे पर ये स्कीम ऐसी है जिनकी तारीफ होनी चाहिए? 2 बात मैं कहना चाहता हूं। एक तो आपने जिक्र किया था कि सरकार कह रही है कि 23 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। आपको ध्यान होगा ये गरीबी की रेखा को नापने के तरीके में बदलाव किया गया है। पहले गरीबी की रेखा कैसे नापी जाती थी? लोगों से पूछा जाता था कि आपके परिवार ने पिछले 6 महीने में चेक किया जाता था कितना नमक, कितना आटा, कितना दाल, कितना कपड़े, ये सब कुछ खरीदे। कंजम्पशन के बेसिस पे एक्चुअल इनकम को एस्टिमेट किया जाता था। अब सरकार ने क्या किया है? तरीका बदल दिया उसका। अब आप गरीब हैं या नहीं, इसको आपकी इनकम से नहीं नापा जा रहा, आपके कंजम्पशन से नहीं नापा जा रहा। सरकार ने एक दूसरी इंडेक्स लाई है। मतलब ये बिल्कुल आंकड़ों का खेल है। हकीकत ये है कि आंकड़े बताते हैं कि देश में रियल वेजेस घटे हैं। ये जॉन रेस की रिसर्च है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। आंकड़े बताते हैं कि हमारी जो रिकवरी है उसको हर कोई सेंसिबल इकोनॉमिस्ट इस वक्त के शेप रिकवरी कह रहा है। के शेप का मतलब क्या है कि आप कोविड के बाद आपकी इकोनॉमी नीचे आई, उसके बाद आप ऊपर नहीं उठे, 2 हिस्सों में बट गया। कैसे समझिए, के का यू जो बन जाता है ना, थोड़े से लोग तो ऊपर उठ गए
और बाकी लोग नीचे गिर गए। ये के शेप्ड रिकवरी है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। आपने जो आयुष्मान योजना वगैरह के बारे में कहा, उसकी वास्तविक सरकार जितनी भी अपनी उपलब्धियां दिखाती है, वो ज्यादातर उपलब्धियां इसमें होती हैं, वो प्रोसीजरल उपलब्धियां। हमने इतने लोगों को रजिस्टर कर दिया, हमने इतने लोगों को उसमें इंक्लूड कर दिया, इतने का कार्ड बन गया, इतने का वो बन गया। भैया फायदा कहां हुआ? ये जो 6 करोड़ वाली बात सरकार फायदा दिखा रही है, इसकी आप जांच करके देख लीजिए। जहां तक हुआ है, ये सारी की सारी स्कीम अभी तक इस देश में जिस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस के अलावा जो बार बार एक्सपर्ट ने कहा है कि आप पीएचसी को इंप्रूव कीजिए, आप सचमुच जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उसको इंप्रूव कीजिए, वो न करके इस तरह की स्कीम लाई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सर आपका। मोहन गुरुस्वामी जी, आपका लगभग 30 मिनट का वक्त बाकी है। वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ लें लोकसभा में, उसके बाद फिर आपसे जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस बजट भाषण को आप किस तरीके से देखते हैं। लेकिन मनोज सर, हमने किसान की बात की, गांव की बात की, इंडस्ट्री के लिए जो 10 साल का ये पूरा सफर है मोदी सरकार का, आप किस तरीके से आंकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए? सर देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। 1990 के बाद अगर हमारे देश के इकोनॉमी में रिफॉर्म्स हुए हैं तो वो पिछले 10 साल में ही हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि 2014 में हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका इकोनॉमी में जो मेन असर था वो ये था कि बैंक जब लोन ही नहीं देंगे इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री को काम करने में दिक्कत होगी। दूसरा, आपने देखा कि जब से कि जैसे ये PLI स्कीम है जी, PLI स्कीम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। PLI स्कीम का मतलब है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। तो जिस तरीके से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो भारत सरकार उसमें आपको इंसेंटिव्स देगी। तो अभी तक 4500 करोड़ के करीब का इंसेंटिव अभी तक हो चुका है जी। उसी तरीके से और एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि अभी सर ये माफ़ कीजिए आपको रोक रहा हूं, ये इस तरीके के कयास लग रहे हैं कि जो PLI है उसका दायरा बढ़ सकता है। अब तक संभवतः 14 सेक्टर्स के लिए थी, अब कुछ और सेक्टर उसमें ऐड हो सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से अभी ऐड करेंगे या वो जुलाई में जो पूरा बजट आएगा उसमें करेंगे। मुझे उसमें थोड़ा डाउट है ना। मुझे लगता नहीं कि वोट ऑन अकाउंट में का, क्योंकि ये वो है तो इसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो इससे 2-3 और चीज़ें हैं। अब आप देखिएगा जो मूलभूत जो चेंजेस हुए हैं वो अनुराग ये है कि हमारे देश में कैपेक्स बहुत बड़ा है। जब कैपेक्स बढ़ता है तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें बन रही हैं, मेट्रोस बन रही हैं, रेलवे में पैसा खर्च होता है। यही कारण है कि पिछले 6 महीने में जितने भी PSUs के शेयर हैं कोई सब 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक ऊपर हो चुके हैं। और एक और चीज़ है अनुराग, ये जो कैपेक्स हम इतना ज़्यादा इसलिए अच्छे तरीके से खर्च कर सक रहे हैं क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू बड़ा है। रेवेन्यू क्यों बड़ा है? क्योंकि सरकार ने जो ट्रांसपेरेंसी जो हमारे टैक्स सिस्टम में आई है, GST के बाद GST हो गया, पर्सनल टैक्स, उसमें जो पर्सनल टैक्स आप देखिए कि पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें कितनी ज़्यादा वो हुई है। और उसी तरीके से जो GST है या कॉर्पोरेट टैक्स भी जब कम करा है तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ हो जी। कॉर्पोरेट टैक्स सर मेरे पास आंकड़े हैं जिनके मुताबिक 2013-14 में हमारे देश में जो टैक्स पेयर थे वो 3 करोड़ 36 लाख थे। 2023-24 अक्टूबर तक का ये आंकड़ा है जिसके मुताबिक अब टैक्स पेयर 3 करोड़ 36 लाख से बढ़कर 7 करोड़ 41 लाख हो चुके हैं। और GST का भी आप जिक्र कर रहे थे, कल ही संभवतः आंकड़ा आया है। GST की कमाई जनवरी में 1,72,000 करोड़ रुपए हुई है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो आप इस टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे हैं सर? हाँ, आप देखिए जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के हाथ में फिर पावर आ जाती है कि वो पैसा खर्च कर सके। और वो चाहे भले ही हम वो दे दें, सब्सिडी दे दें, वेलफेयर स्कीम में खर्च कर लें, लेकिन जो कैपेक्स होता है वो कैपेक्स हमारा जो सड़क बनने में जो कैपेक्स खर्च हो रहा है या फिर जो मेट्रो बनती हैं तो उससे देश की इकनॉमी में बहुत ज़्यादा, उससे हमारे जो डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा कि जिस समय कोरोना हुआ तो कोरोना के बाद सडनली गवर्नमेंट ने बोरोइंग करी और बोरोइंग करने के बाद सडनली कैपेक्स बहुत ज़्यादा वो हुआ, इंक्रीज़ हुआ। और फिस्कल डेफिसिट आपको ध्यान होगा उस समय फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा था। गवर्नमेंट ने भी टारगेट रखा हुआ है 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट 4.5% होगा और इस बारी का उम्मीद है कि 5.6% होगा, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट में हम किसी तरीके के शॉक की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट हैसियत कोई बड़ी वेलफेयर स्कीम लेकर आ सकती है, जबकि आज उसको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय इस वोट ऑन अकाउंट में या इस जो इंटरिम बजट है इसमें जो पैरामीटर्स देखने होंगे उसमें फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। उसका एक कारण अनुराग ये भी है
क्योंकि जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में सरकार इंटरनेशनल मार्केट में फंड रेस करने जाएगी, और जब हम लोग अपना बॉन्ड फ्लोट करेंगे तो उस समय लोग ये देखेंगे, जो इन्वेस्टर है वो ये देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या है। तो उसके लिए अगर हमारा 5.9% जो कि हमारा एस्टिमेट है, अगर एक एस्टिमेट फिस्कल डेफिसिट का रहता है तो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा होगा और आगे फंड रेस करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। एनके सर, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले सैयद आमिर, देखिए आज के दिन विशेष तैयारी के साथ नजर आते हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर विजय चौक से। सैयद आमिर, संसद पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण, आप तो लगातार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कवर करते हैं, इकोनॉमी को लगातार कवर करते हैं, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? आज वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ नया निकल सकता है, बड़ा निकल सकता है? देखिए, बड़ी घोषणाएं तो जरूर हो सकती हैं, और उसमें सबसे बेहतरीन चीज जो जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा है, ज्ञान इस बार फोकस रहेगा। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर सबसे ज्यादा सरकार का फोकस इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की जिस तरह से रिपोर्ट आई थी और कहा था वर्ल्ड बैंक ने कि अगर भारत में नारी शक्ति को जो है प्रोत्साहन दिया जाए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, चाहे वो किसी स्टार्टअप के तौर पे हो, या फिर वर्कफोर्स में विमेन का इस्तेमाल करना हो, उसमें अगर इस्तेमाल करता है तो भारत की जीडीपी में ग्रोथ हो सकती है। और सरकार का टारगेट दरअसल है, अब क्योंकि ये वोटर अकाउंट है, इस पे ज्यादा बहुत कुछ घोषणा नहीं होंगी, लेकिन सरकार का टारगेट हर एक पल में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है। 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लगभग पूरी हो चुकी है, तो सरकार अपने टारगेट को छूने के लिए अब आगे कदम बढ़ा रही है। और सरकार यह भी जानती है कि आम चुनाव में उसको एक बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए बड़ी घोषणाएं जुलाई में हो सकती है जब आम बजट, फुल बजट जो है पेश किया जाएगा। लेकिन आपने देखा 2019 में जिस तरह से वित्त मंत्री रहे थे पीयूष गोयल, उन्होंने बाकायदा चुनावी बजट को देखते हुए घोषणाएं की थी। तो इस बार भी माना जा रहा है कि जो टैक्स रिबेट है वो 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखें तो उसको करीब 2 से 2.5 लाख किया जा सकता है। ऐसी खबरें छन के हमारे पास आ रही हैं। हालांकि सरकार कितना बड़ा फैसला ले पाएगी इसके ऊपर ये देखना होगा, लेकिन मिडिल क्लास को खुश करना है। और साथ में किसान जो है उसमें किसान सम्मान निधि जो है, जो 6,000 चल रही थी, उसको 12,000 किया जा सकता है। देखिए, एनपीएस में तो है, लेकिन एटीसी में जो है बाकायदा सरकार जो है उसको 2 लाख से 2.5 लाख तक कर सकती है, ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन इस बार अंतरिम बजट में यह फैसला ले सकती है सरकार, क्योंकि पिछले बजट में भी आपने देखा था, इससे पहले जो अंतरिम बजट थे उसमें भी पीयूष गोयल ने बाकायदा किसानों के लिए बड़ी स्कीम किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया था और बाकायदा टैक्स में रिबेट भी दी थी। तो कहीं ना कहीं इस बार भी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार, ये चुनावी बजट कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव बिल्कुल सामने है और सरकार कुछ लुभावने फैसले भी ले सकती है ताकि जनता का विश्वास और खासतौर पर जनता के पॉकेट में कुछ जाए, उसको लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, आमिर लौटेंगे आपके पास। एनके सर, इन 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी जाहिर सी बात है वित्त मंत्री के भाषण में होगा। अभी हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उससे पहले हमने एग्रीकल्चर की बात की, गांव किसान की बात की। आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस सरकार के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेक्टर है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, जिसकी तारीफ होनी चाहिए? आंकड़ों के लिहाज से भी 2014 में नेशनल हाईवे 97,000 किलोमीटर थे, 2023 में नेशनल हाईवे 1,46,000 किलोमीटर हैं। नेशनल हाईवे के मामले में हम सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क हैं पूरी दुनिया में। 4 गुना नेशनल हाईवे बढ़ चुका है, 2.5 गुना बढ़ चुका है 4 लेन नेशनल हाईवे हमारे देश में बीते 10 साल में। हाई स्पीड कॉरिडोर 500 किलोमीटर से बढ़कर 4,000 किलोमीटर हो गए। ये सिर्फ सड़क की बात हो रही है, रेल और बाकी तमाम चीजों की अलग से। एनके सर, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा कि 33% आपके बजट आउटले का होता है, इस बार भी है 10.5 लाख करोड़ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इमीडिएट गेन नहीं मिलता। पॉलिटिक्स में मनोज जी अभी कह रहे थे, उनका ऑप्टिमिज्म अपनी जगह है और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन ये पॉलिटिक्स है और आपको चुनाव लड़ने जाना है, लिहाजा कैपेक्स पर इस समय आप ध्यान देंगे। ये बात सही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपेक्स में नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो प्राइवेट, जिसकी उम्मीद थी, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना होने से गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, कैपेक्स में देना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी तो आपका चुनाव है ना, चुनाव में जो आमिर कह रहे हैं कि किसान के लिए आपको देना पड़ेगा, एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, उसके लिए देना पड़ेगा। आपने देखा होगा PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से रेगुलर जॉब्स पिछले 5 साल में लगातार कम हुई हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि MSME सेक्टर जो है वो आपका काफ़ी बैठ गया है, उसको उठाने के लिए इमीडिएटली आपको कुछ देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो किसान वाली कह रहे हैं,
किसान निधि को मुझे लगता है कि वो महिला में बांटेंगे, पुरुष में बांटेंगे और उसके तहत 2,000 रुपया बढ़ाएंगे, 6,000 से 8,000 करेंगे किसानों में और महिलाओं के लिए वो 12,000 करेंगे। मेरा अपना कैलकुलेशन था कि करीब 20,000 करोड़ का इसमें खर्च पड़ेगा जो सरकार देने की स्थिति में है। 45 लाख करोड़ का बजट था सर पिछली बार। 20,000 करोड़ बहुत ज्यादा मायने तो नहीं रखते। बिल्कुल सही कहा आपने, ये देने में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता और वो भी 2,000 रुपए देना है साल में ज्यादा, या महिलाओं को जो देना है वो 6,000 से 12,000 हो जाएगा। और महिलाओं का जो संख्या देखेंगे तो कुल मिला के एग्रीकल्चर हाउस होल्डिंग में बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो मैंने कैलकुलेट किया है तो मुझे लगा है करीब 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा होगा, तो इससे दिक्कत नहीं होगी। और फिर जो आपकी सेविंग हुई है, जो आपका जीएसटी में आपने देखा इसी महीने जो रिपोर्ट आई, आज जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जीएसटी में काफ़ी अच्छा हमने कलेक्ट किया है। तो नतीजा ये होगा कि सरकार को ये खर्च देने में चुनाव के मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा दिक्कत होने मनोज सर, जो बात एनके सर कह रहे हैं कि अगर चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री को अपना बजट भाषण तैयार करना है तो इसका सीधे सरल शब्दों में मतलब ये होगा सर कि किसानों की सम्मान निधि में इजाफा किया जाए, जो किया भी जाना चाहिए जैसा योगेंद्र यादव भी कह रहे थे, और जो मिडिल क्लास है, टैक्स पेयर है, जिसकी संख्या अब 7 करोड़ से ज़्यादा है, उसको टैक्स में कुछ राहत दी जाए। देखिए ऐसा है कि किसानों को जो अभी 6,000 रुपये मिलता है, अगर उसमें आप थोड़ा इजाफा भी करते हैं तो वो 20-25 हज़ार करोड़ का ही अगर आप उसको 2,000 या 3,000 रुपये इंक्रीज़ करते हैं तो 20-25 हज़ार करोड़ ही एक साल में उसमें खर्चा आएगा, जैसे अभी एनके सिंह जी ने कहा। और उसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल खर्चा है हमारे जीडीपी का 0.05% है जी। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। आपने देखा होगा कि जितनी वेलफेयर स्कीम है सबका जो टोटल खर्चा है वो मिला के 3.5% के करीब होता है। मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, तो इसीलिए ये चीज़ हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप हमारे देश की पॉलिटिकल हालात देखें तो पॉलिटिकल हालात देखते हुए बीजेपी की आज जिस तरीके से पोजीशन है, जिस तरीके से राम मंदिर के बाद बीजेपी की पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, नीतीश कुमार भी अभी बीजेपी के साथ आ गए हैं, और इससे पहले जो स्टेट इलेक्शन थे उसमें भी बीजेपी ने कंप्लीट स्वीप किया था। वो सब देखते हुए 2019 के मुकाबले बीजेपी के सामने वो बहुत ज़्यादा कंपल्शंस नहीं हैं, लेकिन तो भी अगर ये एक ऑप्शन है बीजेपी के पास तो मेरे ख्याल से वो इसको एक एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने तो ये चीज़ देखी है, देखिए ऐसा है कि पहले पहले के टाइम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इंटरिम बजट में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, और ये उस ज़माने की बात है जिस समय बजट बहुत बड़ी चीज़ होती थी। एनके सिंह जी को ध्यान होगा कि हम लोग बैठ के कॉलम बनाते थे, कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी चीज़ सस्ती हुई। और आपने देखा होगा कि आज बजट आने से पहले ही कल भारत सरकार ने जो मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट हैं उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। किसी ज़माने में ये सारी चीज़ें बजट का पार्ट होती थी, और जीएसटी वगैरह आज हैं जो कि बजट से बाहर हैं। तो लेकिन उस समय सारे के सारे एक्साइज ड्यूटी वगैरह बजट का पार्ट होती थी, और उस समय गवर्नमेंट के पास बड़ी ताकत होती थी कि काफ़ी सारी चीज़ों को वो ऊपर नीचे कर सकती थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी हम इंटरिम बजट में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते थे। लेकिन मोदी सरकार में तो आप किसी भी चीज़ मतलब कोई भी शौक हो सकता है। ठीक है। आमिर, आप सर ने अभी अयोध्या का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, इस तरीके की भी चर्चा है कि जो हेरिटेज टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए भी सरकार कोई नई पॉलिसी लॉन्च कर सकती है, कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक एक साल में 8.5 करोड़ लोग अकेले काशी गए दर्शन करने के लिए, एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा लोग महाकाल के दर्शन करके आए हैं, एक साल में लगभग 5 करोड़ लोग ही अयोध्या जाएंगे। 2200-2700 रुपए के आसपास हर व्यक्ति खर्च करता है एक दिन अपने रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर, यानी एक बहुत बड़ी रकम यहां पर आती है। कुछ इस तरीके की खबरें हैं क्या? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से अनुराग आपको बताएं कि अयोध्या खासतौर पे एक बड़ा डेस्टिनेशन बन के उभरा है, तो टूरिज्म को लेकर के एक बड़ा अनाउंसमेंट सरकार कर सकती है, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है तो उस इलाके में ना सिर्फ व्यापार बढ़ता है बल्कि लोगों का आवागमन होता है। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, चाहे वो रोडवेज हो या फिर हवाई यातायात हो या फिर इसके अलावा जो हाईवेज हैं कनेक्टिविटी के लिए वो बनाने हो, तो
इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का काफी ज्यादा फोकस है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी जो है सरकार पीपीपी मॉडल के आधार पर और खुद का इन्वेस्टमेंट भी सरकार करती है। तो दूसरी चीज ये है कि आपने देखा कल ही की बात है कि बाकायदा 8 नई एयरलाइंस जो 8 फ्लाइट्स जो हैं और अयोध्या के लिए जोड़ दी गई हैं। इससे पहले 4 फ्लाइट्स और जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है वो सिर्फ 1-2 जगह तक सीमित ना रहे और उसके लिए कनेक्टिविटी बेहतर हो, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा फोकस है सरकार का। और एक चीज बता दूं आपको कि रेलवे में बाकायदा 30% एलोकेशन बढ़ाने की उम्मीद है। यह बात अलग है कि ये इसमें अनाउंसमेंट होगा या आने वाले फुल बजट में अनाउंस होगा। इसके अलावा आपको बताएं कि डिफेंस को काफी ज्यादा तरजीह दी जा रही है। उसमें जो नॉर्मल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारत एक बड़ा देश बनकर के उभरा है जहां पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट तो है ही है, साथ में इन्वेस्टमेंट की एक डेस्टिनेशन जो है वो बनता जा रहा है। तो सरकार का लक्ष्य है कि इकोनॉमी को बेहतर करना, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को भारत लाना और साथ में उससे विकास करना, यह सरकार का ध्येय है। लेकिन इसमें जीडीपी ग्रोथ जो है उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि आपने देखा आईएमएफ के जो आंकड़े आए उसमें साफ तौर पे 6.7 जीडीपी ग्रोथ जो है वो आकी गई है। और साथ में यह भी बता दूं कि चाइना की जो ग्रोथ है वो हमसे पीछे है, वो हमसे वो 4% पर है। तो विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि हालांकि चाइना और भारत का मुकाबला उस लेवल पे नहीं है, लेकिन भारत जो है उभरती हुई इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़ता जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार का बहुत ज्यादा फोकस होगा और इस बार के बजट में और फुल बजट में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा बार बार घूमकर आ रही है। हमने हाईवेज की बात की थी सर। रेल बजट अब पेश नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की प्राथमिकता में रेलवेज नहीं है। मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, 2013 में रेलवे बजट 63,000 करोड़ का था, 2023 में ये बढ़कर 2,40,000 करोड़ का हो गया, 63,000 से 2,40,000 करोड़। और जो आंकड़े बता रहे हैं डिफेंस रेलवे में पूरे ट्रैक के एक्सपेंशन के, वो बता रहे हैं कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से काम रेलवे के मोर्चे पर भी हो रहा है। उसको लेकर कोई बड़ा ऐलान मनोज सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि वोट ऑन अकाउंट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा, मुझे उसमें डाउट है। लेकिन क्योंकि ये सारा का सारा कैपेक्स में ही आता है, आप देखिएगा कि इतना बड़ा जो बजट में जो इंक्रीज़ है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि टैक्स कलेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है। पिछले 5 साल में देखें तो टैक्स कलेक्शन और ख़ास तौर से ये जो ट्रांसपेरेंसी जब से स्ट्रक्चर में आई है तब से टैक्स कलेक्शन हमारा बड़ा है। तो इस कारण सरकार के पास आज की डेट में वो ऑप्शन है, लीवरेज है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च कर सके। और एक बड़ा कारण कि रेलवे की जितनी कंपनियां हैं उनके शेयर दुगने तिगने हो गए पिछले 6 महीने 1 साल में, उसका एक रीज़न यही है कि एक तो ये बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले टाइम पे भी रेलवे में और बाकी जो रोड्स वगैरह हैं, डिफेंस में, इन चीज़ों में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल। डिफेंस का भी जिक्र किया सैयद आमिर ने। इनके सर डिफेंस के जो आंकड़े हैं 10 साल के, वो बताते हैं कि देखिए साहब, डिफेंस जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में पहली बार। डिफेंस जो एक्सपोर्ट है वो 2016-17 के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका सीधा असर फिर इकोनॉमी के साइकिल पर भी पड़ता है, आत्मनिर्भरता के साथ साथ। इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान, कोई नया विजन? देखिए, डिफेंस प्रोडक्शन में ऐलान तो नहीं होता, एक बजटरी एलोकेशन की बात है। डिफेंस प्रोडक्शन में हम काफ़ी आगे निकल आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ज़माने में हम सोचते भी नहीं थे कि एक पिस्टल भी बनाएंगे। आज हमारे अगर आप देखें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेस ही नहीं, लगभग हर सेक्टर में, एविएशन में कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि डिफेंस में तो ये डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत जोर लगाएंगे और काफ़ी कुछ देंगे। लेकिन ये फुल बजट में होगा, क्योंकि इस बजट में कोई ऐसा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों में अंतर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स में बढ़ाने का मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन को एक फिलिप दे रहे हैं, एक जोर दे रहे हैं। तो कैपेक्स इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। चुनाव सामने है और ये फाइट टू फिनिश, बीजेपी जब लड़ती है चुनाव तो वो ये देख के नहीं लड़ती कि हमारा इस समय क्या है जी, मतलब कि विपक्षी बिल्कुल ही नेस्तनाबूद हो जाए यहां तक वो लड़ती है, बड़ी शिद्दत से लड़ती है। लिहाजा ये बिल्कुल सही है कि 22 तारीख के बाद से मैं जिस गाड़ी में आ रहा था उसके ड्राइवर के मोबाइल पे मेरे घर राम आए हैं ये बज रहा था, मोबाइल में जो कॉलर ट्यून लगा रखी थी। तो आप समझ सकते हैं कि रिलीजियोसिटी बढ़ी है। लिहाजा ये बिल्कुल सही मनोज जी कह रहे हैं
कि एक रिलीजियस टूरिज्म के लिए एक जबरदस्त वो दिया जाएगा, इस पे कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंस्टेंट अपील करता है 2019 याद कीजिए, किसान सम्मान निधि बहुत छोटी रकम है, 17 रुपया रोज है हर परिवार के लिए, लेकिन उसके अनाउंस करना टर्निंग पॉइंट था। इस समय भी मुझे लगता है कि ये जो एग्रीकल्चर किसान सम्मान निधि है इसको बढ़ाना और यूथ के लिए कुछ देना जी, मुझे लगता है कि यूथ, क्योंकि आपका सब्सिडी में 5.5 लाख करोड़ करीब जाता है, इस साल तो कुछ कम गया है लेकिन सब्सिडी में जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट जो कैश देते हैं उसकी बात अलग होती है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट कैश डिलीवरी इसकी स्कीम से 1-2 जरूर आएंगी जो कि टर्निंग पॉइंट हो। मनोज सर, एक सवाल डीमेट अकाउंट होल्डर्स से भी जुड़ा है सर। 2013-14 में 2 करोड़ 20 लाख डीमेट अकाउंट थे हमारे देश में। 2024 जनवरी का आंकड़ा है 7 करोड़ 41 लाख डीमेट अकाउंट हो चुके हैं, लगभग 4 गुने का इजाफा। डीमेट अकाउंट होल्डर्स का मतलब म्यूचुअल फंड और तमाम चीजें हैं। सर, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में बूम बना रहे, क्योंकि ये 7 करोड़ 41 लाख सिर्फ डीमेट अकाउंट नहीं है, इतने परिवार हैं, आपको लगता है इसको एड्रेस करने की कोशिश भी होगी वित्त मंत्री की अपने बजट भाषण में? नहीं, मेरे को लगता है कि वोट ऑन अकाउंट है, इसमें कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा भी इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी, ये बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज़ नहीं है, एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण कि बीजेपी को वोट मिले। तो ये मेरे ख्याल से जब जुलाई में बजट आएगा उसी में होगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डीमैट के अकाउंट खुल रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो इम्पैक्ट ये पड़ा है कि बैंक में सेविंग्स अब कम हो गई है। तो बैंक के पास जो उनके रिपोर्ट कार्ड गड़बड़ा रहे हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड, फिर स्टॉक मार्केट ही गिर रहा है। नहीं, स्टॉक मार्केट तो खैर अभी नहीं गिरा है, लेकिन HDFC की हालत जो भी खराब हुई थी उसके पीछे एक कारण ये भी था। बिल्कुल। तो डीमैट अकाउंट के जरिए आप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, FD नहीं करा रहे हैं, उससे बैंक का जो बही खाता है वो गड़बड़ा रहा है और उसका असर फिर शेयर मार्केट पर दिखेगा नहीं दिखेगा, ये आगे की बात है। लेकिन अगर सर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी, वेलफेयर स्कीम को लेकर सिर्फ बात होगी, तो किसान सम्मान निधि, टैक्स, इसके अलावा कुछ और, जैसा सैयद आमिर बता रहे हैं इनके सर की वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है? हाँ, वीमेन पे तो एक फोकस है और ये लगभग ये सरकार जान चुकी है कि वीमेन अब एक वोटर ग्रुप बन गया है। वीमेन एक कलेक्टिव वोटर एक ज़माने में नहीं होता था, क्योंकि वो जो पति कहता था उसी के हिसाब से महिला वोट डालती थी, लेकिन शिक्षा के बाद और महिलाओं के एक एम्पावरमेंट का जो सेंस आया है, इसके बाद से वीमेन को अब टारगेट ग्रुप के रूप में लिया जाता है। तो हमें बहुत स्पष्ट लग रहा है कि किसान हो या अन्य टारगेट ग्रुप हो, वीमेन के लिए ये कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करेंगे जो कि इनको इलेक्टोरली फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर एक मैसेज देने की कोशिश होगी क्या मनोज सर? मेरे को लगता नहीं कि इतने बड़े अनाउंसमेंट कुछ होंगे, सारे के सारे अनाउंसमेंट जुलाई में ही होंगे। लेकिन अगर आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर की जो ये स्पीच होगी, उसमें मैं एक चीज़ देखूंगा सिर्फ कि मोदी सरकार इस बार क्या शॉक देगी, मतलब क्योंकि ऐसी कोई क्या नई चीज़ है जिसके बारे में ना अभी हम बात कर रहे हैं ना सोच रहे हैं, क्योंकि ये सरकार हमने देखा है कि हमसे कहीं ज़्यादा आगे सोचती है, और क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल स्पीच होगी, ये पॉलिटिकल बजट होगा, तो वो एक्चुअली क्या चीज़ है जिससे कि इनको फ़ायदा होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो मैं इस स्पीच में देखूंगा या बजट में देखूंगा, वो ये है कि नंबर 1, क्या कोई नई वेलफेयर स्कीम अनाउंस होती है? नंबर 2, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है? सरकार ने जो 5.9% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था, वो टारगेट हमारा मीट हुआ या नहीं? तीसरी चीज़ कि GDP का ग्रोथ क्या है? चौथा, जो हमारा कैपेक्स बढ़ा है, नेचुरली वो कंटिन्यू रहेगा ही, क्या कोई इंडिकेशन है कि वो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से इस बजट में हमें अभी देखनी चाहिए। आमिर, क्या शौक दे सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वेलफेयर स्कीम के मोर्चे पर? क्या बड़ा ऐलान हो सकता है जो अब तक हम नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, जैसा मनोज सर ने कहा कि खास तौर पे बहुत ज़्यादा बड़े फैसले तो सरकार इसमें नहीं ले पाएगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे चौंकाने वाले फैसले सरकार ले सकती है जिससे जनता खुश हो, और आने वाला समय जो है, खास तौर पे चुनावी समय जो है, उससे सरकार को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। तो जो मुमकिन यही है कि किसान
और आम आदमी यानी कि जो मिडिल क्लास है उसको फायदा पहुंचाने की सरकार कोशिश करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से मैंने ज्ञान की बात की, जिसमें गरीब, अन्नदाता और नारी शामिल हैं, तो युवा भी शामिल है, उसमें नारी जो सेगमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार स्कीम ला सकती है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई बड़ी स्कीम ला सकती है। जैसा कि एनके सिंह साहब ने कहा कि 12,000 किया जा सकता है, तो यह भी संभव है क्योंकि महिला जो है आधी आबादी है देश की, और उसको खुश करना, उससे कहीं ना कहीं सरकार को फायदा भी होगा चुनाव में, और उसको सही तरीके से जीडीपी में उसका योगदान भी होगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को घर से निकाल करके व्यापार के साथ, नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ जोड़ने की जो एक पूरी मुहिम है उसको लेकर के सरकार आगे बढ़ सकती है, और हो सकता है कि इसी अंतरिम बजट में उसकी घोषणा हो सके। जी ठीक है, तो ज्ञान पर ज्यादा फोकस है मनोज सर, जिसमें गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी, पॉलिटिकली फिर कुछ बचता भी नहीं है वोटर के तौर पर। हाँ, अगर आपने इन चारों को कवर कर लिया तो हाँ ठीक है, लेकिन इस चारों को इंटरिम बजट में कैसे कवर करेंगे, उनके लिए क्या चीज़ नहीं आएगी, तो यही हमें मेरे ख्याल से इस बजट में देखना होगा। मेरे ख्याल से जो कि कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो, भले ही उसका नाम कुछ भी हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस तरीके की कोई स्कीम इस बारी आ सकती है, क्योंकि जो वोटर है इतने कम टाइम पे वोटर सिर्फ इन्हीं चीज़ों में डायरेक्टली मतलब कि वोटर को इम्पैक्ट पड़ता है। और जहाँ तक जो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन में आज पिछले 70 साल में तो कुछ हुआ नहीं है, तो ये जो वोट ऑन अकाउंट है इसमें कुछ होगा, या फिर इस तरीके के जो सेगमेंट्स हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि उनमें कुछ होने वाला है। तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आज की डेट में हम इनके सर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है जो अगले 5 साल तक जारी रहेगा। 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि हर किसान को मिल रही है जो बढ़कर 8,000 हो सकती है, जैसा आपने कहा। जब आमिर बार बार ज्ञान का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इसकी भी संभावना हो सकती है कि जो महिला परिवार की मुखिया हैं या जो सीनियर महिला हैं उनको 1,000-2,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र हो? देखिए, आइडियल होता है कि अगर आपका जीडीपी वॉल्यूम बढ़ रहा है, सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है, जिसकी कोई मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेवेन्यू ज़बरदस्त आ रहा है, फिर आपकी बचत बहुत ज़्यादा हुई है। आपको याद होगा कि जिस तरह से पेट्रोलियम सेक्टर में रूस से आपने लिया और रूस से सस्ता लिया और फिर यूरोप को बेचा, इन सब चीज़ों से सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। तो लिहाजा वो जो रिच पुअर डिवाइड अगर इकोनॉमी में बढ़ रहा है, तो पहला होता है कि उसको सीधे कैश ट्रांसफ़र करें, सीधे कैश, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं उस पर सालों लग जाते हैं कि उसमें रोजगार बढ़ाया जाए, सड़कें बने, फिर सड़कें बने तो लोग आना जाना शुरू करें। ये सब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस समय आपकी ज़रूरत है कि अगर जीडीपी वॉल्यूम बढ़ा है, 7% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, तो आप सीधे कैश ट्रांसफ़र करें। आपने देखा डायरेक्ट डिलीवरी में पहले तो 5 किलो अनाज, लेकिन 5 किलो अनाज सब कुछ नहीं होता है, उस बच्चे की शिक्षा स्वास्थ्य के लिए नहीं होता है। और शिक्षा स्वास्थ्य में आप जानते हैं प्राइवेट ही खर्च करता है। 70% जो आम औसत आदमी है वो अपनी जेब का बच्चों के शिक्षा में जो देता है, तो 70% उसका निजी स्कूलों में जाता है। लिहाजा सरकार के लिए जरूरी है कि कैश ट्रांसफर करे, और कैश ट्रांसफर का स्वरूप जो भी हो, उसका नाम बहुत अच्छा है, जैसे आपने बताया, जो अभी ज्ञान बताया, उसी तरह। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट के पास ये स्किल बहुत ही अच्छी है कि वो ज्ञान, जैसे कि पोषण एक स्कीम है जो कि पीएम प्राइम मिनिस्टर क्या क्या करके वो सबको एब्रिविएट करके उन्होंने पोषण नाम दे दिया है। तो सरकार शॉर्ट फॉर्म्स बना के अच्छे अच्छे शब्द देने में बहुत एक्सपर्ट है। लिहाजा इसका भी कोई नाम होगा, लेकिन जो भी नाम हो, डायरेक्ट डिलीवरी में आप सीधे कैश ट्रांसफर करेंगे, ये मुझे लगता है कि इस बजट का लबोलुआब होगा। ठीक है, जो बात आमिर यहाँ पर एनके सर कह रहे हैं और मनोज सर कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि 2008 में किसानों की कर्ज माफी यूपीए सरकार करती है, सीधा पैसा पहुंचता है, 2009 के आंकड़े यूपीए के पक्ष में आते हैं। उससे 1-2 साल पहले मनरेगा जैसी स्कीम लॉन्च की जाती है जो 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर मानी जाती है। ऐसा ही कुछ उम्मीद की जाए 2024 के इस अंतरिम बजट में?
देखिए, जिस तरह से मनोज सर ने पहले कहा कि बहुत सारे फैसले सरकार इस अंतरिम बजट में नहीं ले पाएगी क्योंकि अंतरिम बजट है और 3 महीने का सरकार को बजट चाहिए होता है सरकार चलाने के लिए। उसके बाद जो नई सरकार बनती है वो वही तय करती है और पूर्ण बजट पेश किया जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे पहले अगर 2019 की बात करें या 2014 की बात करें, तब जब 2019 में अंतरिम बजट पेश किया गया था तब भी हमने देखा था पीयूष गोयल ने बड़े फैसले लिए थे। तो चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं, ये जरूर है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 1-2 फैसले ऐसे होंगे जिससे जनता खुश होगी और वो होने वाले हैं इस अंतरिम बजट में, क्योंकि चुनावी बजट भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है और जनता को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा फैसला सरकार, ऐसा फैसला जिससे सरकार को ज्यादा भार भी ना पड़े और लोग खुश भी हो जाएं, ऐसा फैसला सरकार ले सकती है। लेकिन यह जरूर है कि सरकार के इस फैसले के साथ में सरकार पर भार भी बढ़ रहा है। दूसरा यह कि आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन आपने देखा, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में अप्रैल में आपने देखा था कि जीएसटी कलेक्शन जो है 1,84,000 करोड़ पहुंच चुका था। अभी जो लेटेस्ट आया है वो 1,72,000 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भरभदुला आराम से लोग टैक्स कलेक्शन करके तो सरकार को दे रहे हैं और सरकार खुल के खर्च भी कर रही है। तो यही वजह है कि सरकार कॉन्फिडेंस में है कि अगर जनता हमारे साथ जुड़ रही है, पैसा दे रही है, तो हम भी उसको पैसा दें ताकि वो भी खुश रहे। तो ये एक फैसला सरकार अंतरिम बजट में ले सकती है जिससे लोगों को कहीं ना कहीं सेविंग उनके 2014 में वित्त मंत्री के तौर पर पी चिदम्बरम संभव थे, जब अपना अंतरिम बजट पेश करते हैं वो 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान करते हैं। वो अंतरिम बजट में कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, 3 लाख करोड़ की वो कुल सब्सिडी का ऐलान कर देते हैं। तो 2014 के अंतरिम बजट में अगर पी चिदम्बरम इस तरीके के अनरियलिस्टिक ऐलान कर सकते हैं तो 2024 के अंतरिम बजट में क्यों आप बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, उन्होंने अनरियलिस्टिक नहीं किया था। 10 लाख नौकरियां देना, दरअसल 2009 अगर आप याद कीजिए 9-10 का जो पीरियड था, वाकई अनरियलिस्टिक मतलब कि 3 ही महीने के लिए आपको बजट पेश करना है। 3 ही महीने को देना है तो आप तो देख ही रहे 3 महीने में जब 2019 में किसान सम्मान निधि अनाउंस हो सकता है और पूरा इलेक्शन बदल सकता है, तो ये सब सरकारें करती हैं और ये हम लोग 70 साल में मान लेते हैं कि जब चुनाव आएगा तो ये सब होगा और जनता मुतासिर हो जाती है। सरकार जानती है कि इसको दे दो कुछ, ये खुश हो जाएगी। तो अगर 14 में होता था तो 19 में हो रहा है, 24 में भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक इसका सवाल है, ये बात सही है कि जो सबसे बड़ी क्राइसिस है जो सरकार को फेस करनी पड़ रही है वो इसकी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। पीएलएफएस का अगर आप देखें तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है और वो सब सेक्शन में, दलित के लिए भी कम हुआ है, बैकवर्ड के लिए भी कम हुआ है, जनरल के लिए भी। आज एक अखबार में इसकी खबर भी एक आई है। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, वो कहते हैं कि 2013-14 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9 था, 2022-23 में वो 3.2 था। तो आप कह रहे हैं वो स्किल्ड लेबर में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिगर असल में उन्होंने एक पैरामीटर चेंज किया है। इस सरकार ने क्या किया है कि जो नॉन पेड एम्प्लॉयमेंट है उसको भी उन्होंने इसमें जोड़ दिया है। एक चालाकी करके उन्होंने, वरना बेरोजगारी काफी जबरदस्त बढ़ी है। और आज ही की पीएलएफएस की ये खबर है, मैं अखबार भी लाया हूं इसी के लिए कि इसको दिखा सकूं। इस अखबार में बहुत स्पष्ट है कि हर वर्ग का जॉब लॉस हुआ है। सरकार को इस बजट में और अगले बजट में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एमएसएमई सेक्टर को अगर उन्होंने मजबूत नहीं किया तो ये रूरल डिस्ट्रेस के रूप में इमर्ज कर सकता है और शायद मोदी गवर्नमेंट इसके लिए सेंसिटिव है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि जरूर कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करेगी जिसमें यूथ भी मुतासिर होगा कि नए यूथ अगर करना चाहते हैं, कुछ जॉब करना चाहते हैं तो उनको हम इतना कुछ देंगे, ये सुविधाएं देंगे। ये सब भी इसमें संभव है। मनोज सर, कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, हम सीधी कार्रवाई के लिए पहुंचेंगे संसद। आपको लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट जैसा कुछ ऐलान करेंगे वित्त मंत्री अपने भाषण में चुनाव से ठीक पहले? मेरे को लगता है कि इसी टाइप का शायद कुछ वो हो, अनाउंस हो, है ना। और इसके अलावा तो क्योंकि ये पॉलिटिकल बजट है, अभी 3 महीना ही बाकी है, बल्कि इलेक्शन के लिए तो भी 1-2 महीने का ही टाइम है, तो मुझको लगता नहीं है कि इतने शॉर्ट टाइम में किसी और चीज़ का इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। किसानों को एड्रेस किया जाएगा, महिलाओं को एड्रेस किया? हाँ, जो भी उनका वोट बैंक है, किसान, महिला जो भी हैं, वही हमें उम्मीद मतलब वही हमारी उम्मीद है। लेकिन ये तो अब अगले 2 मिनट के बाद इनका बजट भाषण सुन के ही हमें अभी मालूम हो जाएगा।